हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसर क्लासेस ऑनलाइन। आई एम जयसिंह सूर्यवंशी। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट हमने डिस्कस किया था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाकी के पार्ट्स को। हमने ऑलमोस्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जितने भी पार्ट्स थे वो डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, एक फ्लो चार्ट देखते हैं हम अभी तक के जो हमने प्रोसेस देखे, किस तरह से गैमेट्स का प्रोडक्शन होता है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के थ्रू। तो हम थोड़ा सा एक फ्लो चार्ट देख लेते हैं। तो फ्लो चार्ट में हम इस तरीके से देखेंगे बेटा, सबसे पहले जो कि प्यूबर्टी के टाइम पे गैमेट्स जो है प्रोड्यूस होना स्टार्ट होते हैं। मेल के अंदर स्पर्म सेल और फीमेल के अंदर एग सेल। तो गैमेट्स फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है हम डिस्कस कर लेते हैं, उसे बोलते हैं हम गैमेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, काफी सारी टर्मिनोलॉजी समझने को मिलेगी आपको यहाँ से, तो इसलिए हम एक फ्लो चार्ट डिस्कस कर रहे हैं। तो गैमेटोजेनेसिस क्या है? गैमेटोजेनेसिस गैमेट्स फॉर्मेशन का एक प्रोसेस है जिसमें गैमेट्स को प्रोड्यूस किया जाता है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के थ्रू। मेल के अंदर प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है टेस्टिस और फीमेल के अंदर प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ओवरी। ठीक है, ये दोनों ही प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं आफ्टर प्यूबर्टी, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, तो मतलब गैमेट्स का प्रोडक्शन, गैमेट्स को प्रोड्यूस करना या गैमेट्स प्रोड्यूस करने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं हम गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, अगर हम बात करें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट की, तो आपको पता है मेल गैमेट जो है बेटा, मेल गैमेट वो है स्पर्म सेल, है ना। और अगर हम बात करें फीमेल गैमेट की, फीमेल गैमेट, ठीक है, फीमेल गैमेट तो एग सेल, ये आपको पता है। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस, गैमेट्स का फॉर्मेशन हो गया। अब गैमेट्स का फॉर्मेशन होने के बाद में क्या होगा? गैमेट्स का फॉर्मेशन होने के बाद में ये गैमेट्स जो है आपस में फ्यूज करेंगे। ठीक है, गैमेट्स होने के बाद में ये गैमेट्स आपस में फ्यूज करेंगे। तो क्या होगा? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। ये गैमेट्स जो है आपस में फ्यूज करेंगे। ठीक है, अब जो गैमेट्स का फ्यूजन है इस स्टेप को बोलते हैं हम फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन किसी भी तरह का हो सकता है, या तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो सकता है या फिर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो सकता है। ठीक है, या तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो सकता है या फिर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो सकता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? होता दोनों में गैमेट्स का फ्यूजन ही है। ठीक है, लेकिन जो फ्यूजन या फिर जो गैमेट्स फ्यूज हो रहे हैं आपस में, इसी स्टेप को बोल रहे हैं फर्टिलाइजेशन। अब जो फर्टिलाइजेशन है वो दो तरह के हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है बेटा? जहां पर दोनों गैमेट्स आपस में फ्यूज हो रहे हैं, लेकिन कहां पर होंगे? तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर, या फिर बोल सकते हैं हम फैलोपियन ट्यूब के अंदर। फैलोपियन ट्यूब आप समझ चुके हैं अब, तो आपको क्लियरली अब समझ में आ रहा होगा कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। जब दोनों गैमेट्स, स्पर्म सेल या फिर एग सेल, दोनों का फ्यूजन या फिर फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है, तो उसे बोलते हैं हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर कंप्लीट नहीं होता। दोनों गैमेट्स फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर फ्यूज नहीं होते हैं, फीमेल की बॉडी से बाहर दोनों गैमेट्स फ्यूज होते हैं, उसे बोलते हैं हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ध्यान सुनना बेटा, जहां पर दोनों गैमेट्स फीमेल की बॉडी से बाहर फ्यूज होते हैं उसे बोलते हैं बेटा हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब फीमेल की बॉडी से बाहर दोनों गैमेट्स फ्यूज हो रहे हैं, तो एक मीडियम की भी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे वाटर की रिक्वायरमेंट हो सकती है बेटा।
ठीक है, वाटर के थ्रू जो है गैमेट्स मूव करते हैं और आपस में फ्यूज करते हैं। तो जो है यहाँ पर किसी एक्सटर्नल फैक्टर की भी जरूरत पड़ती है, जैसे वाटर की जरूरत पड़ सकती है एक मीडियम की फॉर्म में। ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हमें बहुत सारी जगह देखने को मिलता है बेटा, ठीक है, जैसे फ्रॉग में देखने को मिलता है, ठीक है, छोटे छोटे जो ऐसे एनिमल्स हैं, लोअर एनिमल्स जो कि वाटर के अंदर रहते हैं, उनमें देखने को मिलता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन हमें ह्यूमन के केस में देखने को मिलता है। तो गैमेटोजेनेसिस हुआ, गैमेटोजेनेसिस के बाद में जब गैमेट्स बन गए तो आपस में फ्यूज हुए। अब फ्यूज जब होंगे तो अब बेटा ये स्पर्म सेल भी एक हैप्लॉइड सेल है, ठीक है, इसके अंदर भी हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम है और फीमेल गैमेट के अंदर भी हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम है एग सेल के अंदर, ठीक है। ह्यूमन के अंदर टोटल कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो टोटल अगर पेयर फॉर्म की बात करें तो 23 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, पेयर्ड फॉर्म में, ठीक है, कितने? पेयर्ड फॉर्म में। क्लियर बेटा? अगर हम इसको अनपेयर करके काउंट करें तो 46 क्रोमोसोम होते हैं टोटल, ठीक है, 46 क्रोमोसोम होते हैं टोटल। क्लियर? अब 46 में से जो हम अनपेयर्ड की बात कर रहे हैं यहां पे अनपेयर्ड फॉर्म में तो 23 क्रोमोसोम इस मेल गैमेट के अंदर होते हैं अनपेयर्ड फॉर्म में, और फीमेल गैमेट के अंदर भी अनपेयर्ड फॉर्म में 23 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। ये दोनों क्रोमोसोम जब आपस में फ्यूज होते हैं, यहां पर फर्टिलाइजेशन होता है, तब ये टोटल मिलके कितने क्रोमोसोम फॉर्म कर लेंगे? 46 क्रोमोसोम। ह्यूमन के केस में बात कर रहे हैं बेटा, है ना, ये हम ह्यूमन के केस में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कितने क्रोमोसोम हो गए? 46, अगेन 46 क्रोमोसोम हो गए। तो यहां पर जो स्ट्रक्चर बनती है उसे बोलते हैं हम जाइगोट, और जाइगोट हमेशा होता है डिप्लॉयड। 2n का मतलब है डिप्लॉयड, मतलब यहां पे जो क्रोमोसोम नंबर है दोबारा से मेंटेन हो गए, आधे क्रोमोसोम आए मेल गैमेट के थ्रू, है ना, मेल पेरेंट से, और आधे क्रोमोसोम फीमेल गैमेट के थ्रू आए फीमेल पेरेंट से, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों पेरेंट्स का पार्टिसिपेशन होता है बेटा, मेल पेरेंट का भी और फीमेल पेरेंट का भी। तो आधे क्रोमोसोम मेल पेरेंट से आए, आधे क्रोमोसोम फीमेल पेरेंट से आए, है ना। यहां पर जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुई है उसका नाम है जाइगोट, ठीक है। दोनों गैमेट्स ने मिलके एक स्ट्रक्चर फॉर्म की है जिसका नाम है जाइगोट। जाइगोट डिप्लॉयड होता है, मतलब इसके अंदर कितने क्रोमोसोम है? 46 क्रोमोसोम है। कई बार ऐसे गैमेट्स से रिलेटेड क्वेश्चन भी दे देता है, ठीक है, कि अगर गैमेट्स के अंदर क्रोमोसोम के नंबर इतने हैं किसी एनिमल के अंदर, तो जाइगोट के अंदर कितने होंगे, ठीक है। तो कैसे कितने होंगे बेटा? डबल होंगे, जितने मेल के अंदर होंगे, जितने फीमेल के अंदर होंगे, उसके डबल क्रोमोसोम जो है इस जाइगोट के अंदर होंगे। अब बेटा ये जो जाइगोट है, इस जाइगोट के अंदर माइटोसिस, ठीक है, माइटोसिस सेल डिवीजन होगा। माइटोसिस सेल डिवीजन एक डेवलपमेंट प्रोसेस है। माइटोसिस सेल डिवीजन जब भी होता है तो डेवलपमेंट होता है, ठीक है। जैसे यहां पर एक जाइगोट एक सेल का ग्रुप है बेटा। अब इन सेल्स के अंदर जैसे जैसे ये सेल्स डिवाइड होती जाएगी और डिवाइड होती जाएगी और डिवाइड होती जाएगी, तो ये सेल मास को इंक्रीज करेगी, सेल के नंबर बढ़ाएगी, और ऐसे ही हमारा डेवलपमेंट होगा, ठीक है। आगे जाके क्या फॉर्म करेगा जाइगोट? ये फॉर्म करेगा एक एम्ब्रियो, ठीक है। ये आगे जाके क्या फॉर्म करेगा बेटा? एक एम्ब्रियो। वेट, एक बार मैं चेक कर लेता हूं आपको कैमरे में पूरा एडजस्ट हो रहा है, ठीक है, हो रहा है। वेट, ठीक है। तो हमने देखा कि जाइगोट जो है, जाइगोट के अंदर माइटोसिस सेल डिवीजन हो रहा है, और माइटोसिस सेल डिवीजन के थ्रू यहां पर एम्ब्रियो फॉर्म हो रहा है। क्लियर? गैमेटोजेनेसिस, जब गैमेट्स फॉर्म होते हैं तो गैमेट्स फॉर्म होने के लिए, जब भी गैमेट्स बनते हैं बेटा, तो गैमेट्स फॉर्म होने के लिए कौन सा सेल डिवीजन होता है? गैमेट्स फॉर्म होने के लिए होता है मियोसिस सेल डिवीजन। कौन सा? मियोसिस सेल डिवीजन। और जाइगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होने के लिए माइटोसिस सेल डिवीजन, ठीक है। रेड कलर से लिख दिया मैंने ताकि आपको अलग से दिखे। क्लियर?
तो हम यहाँ पे बहुत सारी चीजें समझ रहे हैं, किस तरीके से प्रोसेस होता है, किस तरीके से हमारा डेवलपमेंट होता है, वो चीज समझ रहे हैं हम एक फ्लो चार्ट के थ्रू। तो ध्यान से सुनना बेटा, इंपॉर्टेंट है। हमने देखा कि सबसे पहले जब प्यूबर्टी स्टेज आती है मेल के अंदर या फिर फीमेल के अंदर, तो रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल होता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है ना। उसके अंदर गैमेट्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है फर्स्ट टाइम। क्लियर। अब हमने बहुत सारे कैरेक्टर्स देख लिए प्यूबर्टी के टाइम पे, क्या क्या कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं मेल के अंदर और फीमेल के अंदर। तो देखा हमने कि सबसे पहले जब प्यूबर्टी स्टेज आती है तो मेल के अंदर भी स्पर्म सेल जो कि एक मेल गैमेट है उसका प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। ऐसे ही फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे ओव्यूलेशन होता है, एग सेल प्रोड्यूस होना स्टार्ट होती हैं, ठीक है, जो कि एक फीमेल गैमेट है। तो इसी स्टेप को बोल रहे हैं हम गैमेटोजेनेसिस, जब गैमेट्स का प्रोडक्शन स्टार्ट होता है मेल के अंदर और फीमेल के अंदर। तो गैमेट्स एक हैप्लॉइड सेल है और गैमेट्स को हैप्लॉइड सेल बनाने में किस सेल डिवीजन का रोल है, तो मियोसिस सेल डिवीजन। हम बहुत सारी चीजें समझ रहे हैं बेटा, यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस को समझते हुए चल रहे हैं एमसीक्यूज की फॉर्म में, तो ध्यान देना हर एक लाइन पे, ठीक है। तो अब ये जो गैमेट्स हैं, ये गैमेट्स आपस में फ्यूज करेंगे, ठीक है। जैसे ही फ्यूज करेंगे ये आपस में दोनों के न्यूक्लियस, दोनों ही सेल के न्यूक्लियस, क्योंकि ये दोनों गैमेट्स क्या है, ये सेल ही हैं, दोनों गैमेट्स के न्यूक्लियस आपस में मिलके एक सिंगल न्यूक्लियस फॉर्म कर लेंगे। तो जब सिंगल न्यूक्लियस फॉर्म करेंगे तो दोनों के अंदर, दोनों न्यूक्लियस में क्रोमोसोम प्रेजेंट है, 23 क्रोमोसोम इसमें हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम और 23 क्रोमोसोम इसमें हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम। ये दोनों क्रोमोसोम जब मिलेंगे आपस में तो 46 क्रोमोसोम यहां पर फॉर्म कर लेंगे जाइगोट के अंदर। जो स्ट्रक्चर बनती है उसे बोलते हैं हम जाइगोट, ठीक है। अब हमने साथ ही साथ ये भी डिस्कस किया कि जो फर्टिलाइजेशन है वो किस तरह का है, तो दो तरह का होता है, या तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है या फिर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या है, जो कि फीमेल की बॉडी या फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर कंप्लीट हो रहा है, जहां पे दोनों गैमेट्स फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर जाकर फ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। उसे तो बोलते हैं हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जहां पर जो फर्टिलाइजेशन इवेंट है या फिर जो दोनों गैमेट्स का फ्यूजन है वो एक्सटर्नल मीडियम में होता है, बाहर होता है फीमेल की बॉडी से, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से। जैसे हमें फ्रॉग्स में देखने को मिलता है बेटा, फिशेस में देखने को मिलता है काफी सारी, तो वहां पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। जो स्ट्रक्चर फॉर्म होती है गैमेट्स के फ्यूजन के थ्रू उसे बोलते हैं हम जाइगोट। और जाइगोट हमेशा कैसा होता है, डिप्लॉयड, मतलब जाइगोट के अंदर क्रोमोसोम नंबर कितने हैं ह्यूमन केस में, तो 46 अनपेयर्ड फॉर्म में क्रोमोसोम और 23 पेयर्ड फॉर्म में क्रोमोसोम प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में जाइगोट जो है बस सेल का मास होता है एक, इसके अंदर जब माइटोसिस सेल डिवीजन होने लगते हैं तो सेल डिवाइड होने लगती हैं, ठीक है। और जब भी सेल डिवाइड होती है तो माइटोसिस सेल डिवीजन के थ्रू हमेशा डिप्लॉयड सेल ही बनती हैं, तो एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो के अंदर धीरे धीरे और डेवलपमेंट होता है, तो धीरे धीरे ऑर्गन्स बनना स्टार्ट करते हैं, सिस्टम बनना स्टार्ट करते हैं हमारी बॉडी के। कई बार पूछ लेता है बेटा कि ये जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो की कौन सी स्टेज जो है प्लेसेंटा के थ्रू इम्प्लांट होती है यूट्रस के अंदर, ठीक है। ध्यान से सुनना, कई बार पूछ लेता है कि एम्ब्रियो की कौन सी स्टेज है जो कि प्लेसेंटा के थ्रू यूट्रस के अंदर इम्प्लांट होती है, ठीक है। ध्यान से सुनना बेटा, एम्ब्रियो जो है एक डेवलप फॉर्म है जाइगोट की। जब जाइगोट के अंदर सेल डिवीजन होते हैं, माइटोसिस सेल डिवीजन, तब एम्ब्रियो फॉर्म होता है। अब एम्ब्रियो की जो डिफरेंट स्टेजेस हैं वो है बेटा मोरुला, ब्लास्टुला और गैस्ट्रुला। मोरुला, ब्लास्टुला एंड गैस्ट्रुला, ठीक है। तो जिस टाइम पे एम्ब्रियो बनता है, जो एम्ब्रियो की फर्स्ट स्टेज है
या फिर जाइगोट के बाद जो एम्ब्रियो की जो फर्स्ट स्टेज हमें देखने को मिलती है वो है मोरूला। तो मोरूला स्टेज जो है वो इम्प्लांट होती है यूट्रस के थ्रू, और जिस स्ट्रक्चर के थ्रू यूट्रस से इम्प्लांट होती है उसका नाम बेटा प्लेसेंटा। हमने डिस्कस कर लिया था, है ना, लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस किया था कि प्लेसेंटा के थ्रू नरिशमेंट मिलता है एक बेबी को, ठीक है, एक एम्ब्रियो को, और वो फीटस में ट्रांसफॉर्म होता है। तो हमने बहुत सारी चीजें यहां पर समझी बेटा, बहुत सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया है। पहले आप इसको लिखिए, फिर हम इसके आगे से स्टार्ट करते हैं। हमें कुछ और टर्मिनोलॉजी को समझना है, तो पहले इसको लिख लीजिए, उसके बाद में हम टर्मिनोलॉजी को समझते हैं। और ठीक है बेटा, यहां तक आपको समझ में आ गया। हम इसी के बाद से स्टार्ट करेंगे। आप इसी के आगे ही एरो लगा के लिखना, यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए मुझे रफ करना पड़ रहा है। आप इसके एम्ब्रियो के बाद ही नीचे एरो डाल के और कंटिन्यूटी में लिख लीजिएगा। तो बेटा ये जो एम्ब्रियो है ना, ये जो एम्ब्रियो था, ये एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन होगा बेटा। क्या होगा? इम्प्लांटेशन। ठीक है, इम्प्लांटेशन मतलब क्या होता है? इम्प्लांटेशन मतलब होता है बेटा कि जब जाइगोट से एम्ब्रियो डेवलप होता है, एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है जब जाइगोट, तो यही एम्ब्रियो की जो फर्स्ट स्टेज है मोरूला, ये यूट्रस के साथ में जाके चिपक जाती है और वहां पे जाके बेटा एक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, ठीक है, जिसका नाम है प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा के थ्रू ये जो एम्ब्रियो है यूट्रस से बाइंड कर लेता है, ठीक है, ताकि उसको नरिशमेंट मिल सके, वो और ग्रोथ कर सके, डेवलप हो सके। और डेवलप होने के बाद में, ठीक है, जब इम्प्लांट हो जाता है तो ये जो एम्ब्रियो है, ये एम्ब्रियो किस में कन्वर्ट होगा, किस में ट्रांसफॉर्म होगा? ये ट्रांसफॉर्म होगा बेटा फीटस की फॉर्म में, ठीक है। किस में ट्रांसफॉर्म होगा? फीटस की फॉर्म में। एम्ब्रियो की और डेवलपिंग स्टेज जो है, और डेवलप टाइप की जो स्टेज है, उसका नाम है फीटस। एम्ब्रियो के बाद में फीटस बनता है, ठीक है बेटा। तो इम्प्लांटेशन से लेके और जब तक डिलीवरी टाइम नहीं होता, एक बेबी का बर्थ नहीं होता, तब तक के टाइम को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं बेटा? गेस्टेशन पीरियड, जो कि 9 मंथ का होता है, ठीक है। अब फीटस जो है आगे एक यंग वन की फॉर्म में बर्थ लेगा, है ना। तो लिखते हैं बेटा बर्थ ऑफ यंग वंस, ठीक है। अब फीटस से, जब फीटस जो है बेटा, जो कि डेवलप फॉर्म है, ये जब फीमेल की बॉडी से अलग होगा, है ना, डिलीवरी टाइम पे, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा हम पार्चुरेशन। क्या बोलते हैं? पार्चुरेशन। क्या बोलते हैं बेटा? पार्चुरेशन। पार्चुरेशन मतलब एक बेबी का फीमेल की बॉडी से अलग होना, ठीक है, या फिर एक बेबी का बर्थ होना। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं बेटा हम पार्चुरेशन।
जिसके थ्रू फीमेल की बॉडी से अलग होता है बेबी। ठीक है, अब इम्प्लांटेशन से लेके पार्चुरेशन या फिर जब तक बर्थ नहीं हो जाता तब तक के जो टाइम पीरियड है, ये जो टाइम पीरियड है बेटा, ये जो हमें यहां पर टाइम पीरियड देखने को मिल रहा है बर्थ से पहले पहले तक, ठीक है, पार्चुरेशन होने तक, ये जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड बिटवीन implantation to parturition is called gestation period। क्या बोलते हैं इसको हम? gestation period। in the case of human it is about 9 month। ठीक है, जो ह्यूमन के केस में हम बात करें तो गेस्टेशन पीरियड होता है 9 मंथ का, जब तक डेवलपमेंट नहीं हो जाता। तो हमने काफी सारी टर्मिनोलॉजी को समझा है बेटा यहाँ पर, जैसे गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है ना। इसके बाद में हमने समझा कि जो गैमेट्स हैं वो हैप्लॉइड ही क्यों होते हैं और जाइगोट डिप्लॉइड क्यों होता है, तो हमें इसका भी रीजन पता चला। कितने कितने क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन के अंदर, गैमेट्स में और एक जाइगोट के अंदर, कैसे आप गैमेट्स और जाइगोट को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज आपको पता चली। इसके बाद हमने देखा कि डेवलपमेंट के लिए कौन सा सेल डिवीजन रेस्पॉन्सिबल है, तो माइटोसिस सेल डिवीजन। इसके बाद में देखा हमने कि कौन सी स्टेज एम्ब्रियो की अटैच होती है यूट्रस के साथ में प्लेसेंटा के थ्रू, है ना, जिसे हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन प्रोसेस। तो मोरुला स्टेज है वो। इम्प्लांटेशन आपको समझ में आ गया, जुड़ना एक बेबी का उसके जो फीमेल है, फीमेल की बॉडी के यूट्रस के साथ में, ठीक है, प्लेसेंटा के थ्रू। इसके बाद में यही एम्ब्रियो फीटस की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होगा और जब पार्चुरेशन स्टेप होगा तो ये फीमेल की बॉडी से अलग हो जाएगा पूरा डेवलप होने के बाद में। और जो टाइम पीरियड है बिटवीन इम्प्लांटेशन एंड पार्चुरेशन, उसको बोलते हैं हम गेस्टेशन पीरियड। ठीक है, द टाइम पीरियड बिटवीन प्लांटेशन टू पार्चुरेशन इज कॉल्ड गेस्टेशन पीरियड, और ह्यूमन केस में ये होता है 9 मंथ का, और अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग वेरी कर सकता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था, जो कि हमने देखा कि किस तरीके से डेवलपमेंट होता है हमारा, किस तरीके से बर्थ होता है हमारा। ठीक है, तो ये भी आप आगे जो हमने एम्ब्रियो लिखा था उसके आगे एरो डाल के इसको भी लिख लीजिए। ठीक है बेटा, इसको हम रफ करते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। लिखते हैं बेटा, अगर स्पर्म की अवेलेबिलिटी नहीं होती उस कंडीशन में क्या होता है, तो इफ द एग सेल इज नॉट फर्टिलाइज्ड with sperm cell, then uterus lining
get shed off in the form of fluid is called menstrual fluid। ठीक है, अगर जो स्पर्म सेल है उसकी अवेलेबिलिटी नहीं होती है तो ये एग सेल फर्टिलाइज नहीं हो पाएगा स्पर्म सेल के साथ में, और जो यूट्रस की लाइनिंग है वो शेड ऑफ होने लगती है ना, और शेड ऑफ होके ये मेंस्ट्रुअल फ्लूइड की फॉर्म में वेजाइनल रूट से बाहर रिलीज होती है। द डिस्चार्ज occurs from the vagina, blood and mucus। ठीक है, ब्लड और म्यूकस की फॉर्म में वेजाइना से बाहर रिलीज होता है। ठीक है, दिस इज known as menstruation and it lasts for about 2 to 8 days। ठीक है, तो एक कंडीशन हमने देखी, जब स्पर्म की अवेलेबिलिटी होती है तो उस टाइम पे फर्टिलाइजेशन इवेंट होगा, एम्ब्रियो बनेगा। ठीक है, जाइगोट के बाद में एम्ब्रियो बनेगा, एक फीटस का डेवलपमेंट होगा और उसका बर्थ हो जाएगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है, जब स्पर्म की अवेलेबिलिटी नहीं होती उस कंडीशन में क्या होगा, तो एग सेल फ्यूज नहीं हो पाएगी स्पर्म सेल के साथ में, और जो यूट्रस की लाइनिंग है जो कि थिक हो रही थी एम्ब्रियो को इम्प्लांट करने के लिए, अब एम्ब्रियो तो बनेगा नहीं, तो एम्ब्रियो बनेगा नहीं तो क्या होगा, यूट्रस की लाइनिंग धीरे धीरे शेड ऑफ होने लगेगी, और शेड ऑफ होने लगेगी तो यही जो टिश्यूज है, यही जो सेल्स है, ये रप्चर होके जो है म्यूकस के साथ में वेजाइनल रूट से बाहर रिलीज होते हैं, और इसी को बोलते हैं हम मेंस्ट्रुअल फ्लूइड। और ये जो मेंस्ट्रुएशन है इसका टाइम ड्यूरेशन 2 to 8 डेज का हो सकता है। तो 28 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, जिसमें मेंस्ट्रुअल जो मेंस्ट्रुएशन फ्लूइड है वो डिस्चार्ज कब तक होता है, तो 2 to 8 डेज तक डिस्चार्ज होता है बेटा। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आप लिख लीजिए। ठीक है बेटा, इसके बाद में हम एक छोटा सा टॉपिक देखते हैं, आईवीएफ क्या होता है। आईवीएफ ठीक है, 1-2 मार्क्स से क्वेश्चन में आ जाता है कभी कभार आईवीएफ। तो आईवीएफ क्या होता है, आईवीएफ की फुल फॉर्म इसको बोलते हैं बेटा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, क्या होता है बेटा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। आईवीएफ इज infertility treatment in this treatment egg cell is fertilized with sperm cell
आउटसाइड दी फीमेल बॉडी। ठीक है, इसके बाद में बेटा एक पॉइंट और लिखते हैं हम, एग सेल और ओवम इज रिमूव्ड फ्रॉम ओवरी एंड fertilized with sperms outside the body in vitro conditions। ठीक है, तो जो IVF है ये इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट है जिस कंडीशन में एक फीमेल अपने बेबी को कंसीव नहीं कर सकती है। ठीक है ना, उसमें फर्टिलाइजेशन होने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर जो फैलोपियन ट्यूब है उसके अंदर कुछ ब्लॉकेज हो गया हो, ठीक है, या यूट्रस इम्प्लांट नहीं कर पा रही, तो उस कंडीशन में ये ट्रीटमेंट किया जाता है बेटा, इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट, जहां पे फ्रेश एग सेल को फीमेल की बॉडी से कलेक्ट किया जाता है और स्पर्म सेल को टेस्टिस से कलेक्ट किया जाता है और लैब के अंदर आर्टिफिशियल कंडीशन में या फिर बोल सकते हैं हम इन विट्रो कंडीशन में दोनों को फ्यूजन कराया जाता है, दोनों सेल्स का, दोनों गैमेट्स का, और बाद में यही जो गैमेट्स है इसको और डिवाइड कराया जाता है। ठीक है, 16 to 32 सेल्स में डिवाइड कराते हैं और बाद में इसको फीमेल की यूट्रस के अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है। वहां पर ये धीरे धीरे डेवलप होता है, ठीक है, 9 मंथ का गेस्टेशन पीरियड के थ्रू, और बाद में ये एक यंग वन की फॉर्म में बर्थ लेता है ना, जो बेबी होता है। ठीक है, तो इस ट्रीटमेंट को बोलते हैं हम IVF, है ना। आजकल काफी सारे IVF सेंटर्स होते हैं, तो IVF ट्रीटमेंट के अंदर फ्रेश एग सेल और फ्रेश स्पर्म सेल को कलेक्ट किया जाता है बेटा, ठीक है, मेल से और फीमेल से, और दोनों का फ्यूजन कराया जाता है इन विट्रो कंडीशन में। मतलब इन विट्रो मतलब लैब के अंदर, ठीक है, आर्टिफिशियली, फीमेल की बॉडी के अंदर नहीं, कहां पर, लैब्स के अंदर। ठीक है, तो ये भी आप लिख लीजिए। ठीक है बेटा, इसके बाद में हम लिखते हैं कुछ छोटे छोटे से पॉइंट, जैसे STDs है बेटा, इसको बोलते हैं हम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती है अनसेफ सेक्स के थ्रू। ठीक है, कुछ नाम लिख लेते हैं बेटा हम, जैसे फर्स्ट है गोनेरिया। ठीक है, तो गोनेरिया इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम नाइजीरिया ठीक है, नाइजीरिया गोनेरिया। इसके बाद में सेकंड है सिफिलिस। ठीक है, ये भी एक STD है। सिफिलिस इज कॉज्ड बाय
is caused by a protozoan named Treponema पैलिडम। ठीक है, ट्रिपोनिमा पैलिडम। और थर्ड है एड्स, जिसकी फुल फॉर्म बेटा एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, एंड इट इज caused by a virus named HIV। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, आपने पढ़ा हुआ है, पहले लिख लेना इधर, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, स्पेस कम है यहाँ पर। ठीक है, तो एसटीडीज कैसे होती हैं बेटा? एसटीडीज हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, और ये कैसे ट्रांसमिट होती है? तो अनसेफ सेक्स के थ्रू या फिर लॉस ऑफ अवेयरनेस। ठीक है, इन सब के थ्रू, या फिर जो बर्थ कंट्रोल मेथड्स हैं उनको ना यूज करके अनसेफ सेक्स के थ्रू ये ट्रांसमिटेड होती हैं। तो गोनेरिया जो है ये किसके थ्रू ट्रांसमिटेड होती है? तो एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है नाइजीरिया गोनेरिया, जिसके थ्रू ये ट्रांसमिट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है बेटा, या फिर जो यूरिनरी ट्रैक्ट है, उसके अंदर जो है इन्फ्लेमेशन हो जाती है, बर्निंग सेंसेशन होता है। ठीक है, या फिर म्यूकस रिलीज होता है काफी ज्यादा। तो इस सिफिलिस जो है एक प्रोटोजोन के थ्रू होता है, और प्रोटोजोन का नाम है ट्रिपोनिमा पैलिडम। इसमें भी सेम चीज होती है बेटा, म्यूकस या फिर फ्लूइड डिस्चार्ज होता है वेजाइनल रूट से। ठीक है, एड्स जो है ये एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक सिंड्रोमिक डिजीज है बेटा। मतलब इसमें ग्रुप ऑफ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, है ना, जिसमें बॉडी का इम्यून सिस्टम काफी वीक हो जाता है। और ये जो डिजीज है एक वायरस के थ्रू होती है, वायरस का नाम है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, ये एक ह्यूमन वायरस है, और ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी का मतलब क्या है कि ये बॉडी के इम्यून सिस्टम को, या फिर जो टी लिम्फोसाइट सेल होती है बेटा, उनको डिस्ट्रॉय करता चला जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम काफी वीक हो जाता है और हमें अदर डिजीजेस हो जाती हैं। ठीक है, तो ये भी आप लिख लीजिए। ठीक है बेटा, साथ के साथ में हमें ये पता है बेटा कि कैसे इन एसटीडीज से बच सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें बेटा, जैसे कॉन्डोम का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, अनसेफ सेक्स को अवॉइड करना चाहिए, या फिर जो सर्जिकल आइटम्स होते हैं वो स्टरलाइज किए हुए होने चाहिए। ठीक है, एक इंडिविजुअल पे यूज़ किया हुआ कोई सर्जिकल आइटम दूसरे पे नहीं यूज़ करना चाहिए। ठीक है, जैसे सीजर है, निडल्स है, ठीक है, ये सब चीज़ें, या ब्लेड है सर्जिकल ब्लेड, तो इन सब का यूज़ जो है स्टरलाइज करने के बाद ही करना चाहिए, अगर वो रीयूजेबल है तो। ठीक है, अदरवाइज उसको डिस्पोज करना चाहिए। क्लियर? तो ये सब चीज़ें आप याद रखना। ठीक है बेटा, इसके बाद में आपका एक छोटा सा पार्ट बचता है जो कि है बर्थ कंट्रोल मेथड्स वाला, जहां पर आपको काफ़ी सारे मेथड्स दिए गए हैं बर्थ को कंट्रोल करने के लिए, पॉपुलेशन को अवॉइड करने के लिए। ठीक है, ताकि वो इतनी ज़्यादा ना इंक्रीज हो, क्योंकि आपको जैसा पता है कि इंडिया के अंदर कैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है, तो काफ़ी सारे मेथड्स दिए गए हैं वहाँ पर, है ना। आपको पता होगा जैसे जो मैकेनिकल मेथड्स है, मैकेनिकल मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कॉन्डोम से बेटा, ठीक है, या फिर डायफ्राम्स, जिसके थ्रू स्पर्म और
जो एग सेल है उसको मीट से रोका जा सकता है बेटा, उनके फ्यूजन से रोका जा सकता है। जैसे कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आती हैं बेटा, जो कि ऑरल पिल्स होती हैं या फिर वेजाइनल पिल्स होती हैं, ठीक है, या तो ऑरल रूट के थ्रू ली जाती है या फिर कहाँ से ली जाती है बेटा, वेजाइनल रूट के थ्रू ली जाती है। तो कुछ केमिकल्स होते हैं स्पर्मिसाइडल केमिकल्स, जो कि स्पर्म को किल करने के लिए यूज किए जाते हैं ताकि प्रेगनेंसी कंसीव ना हो सके, ठीक है। तो ये बर्थ कंट्रोल मेथड्स हैं, ठीक है। या फिर एक मेथड और है बेटा, जैसे कॉपर टी का यूज किया जाता है, जिसके थ्रू जो एक कॉपर की ट्यूब्स होती हैं वो इम्प्लांट की जाती हैं यूट्रस के अंदर, ताकि स्पर्म सेल जो है एग सेल तक ना पहुंच सके। तो ये सारे कुछ मेथड्स है, बर्थ कंट्रोल मेथड्स, जो कि यूज किए जाते हैं, है ना। पॉपुलेशन इंक्रीज ना हो सके, इसके लिए मेथड्स का यूज किया जाता है, ठीक है। तो हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की इस चैप्टर के अंदर, हमने सारा पार्ट कवर किया इस चैप्टर के अंदर। काफ़ी चीज़ें और भी हमने एक्स्ट्रा डिस्कस की हैं, जो कि आपके सिलेबस से ज़्यादा की है, तो वो भी आपके नॉलेज बेस के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो उन पॉइंट्स को भी आप लिख लेना साथ के साथ में, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड लक।